हे यंस वेलकम बैक अगेन यार। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, जो आता है मॉडर्न फिजिक्स में ही। और कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होने का कारण ये भी है कि यार ये हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कवर होता है ना। तो अगर हम बात करें ओवरऑल हम अपने एटम्स के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, या जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहली चीज़ है यार हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, उनके पोस्टुलेट्स और उनकी लिमिटेशंस। ऑलराइट, फिर उसके बाद आती है यार हमारी बात रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। फिर हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उस पे बेस्ड कुछ रिलेशंस की। और उसके बाद एट लास्ट हम बात करते हैं क्वांटम नंबर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। इनमें से यार क्वांटम नंबर्स और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जो बात होगी वो होने वाली है मेजरली इन केमिस्ट्री में। और जहां तक एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात है, इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल जो है वो देखे नहीं जाते। तो इसलिए हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन रहने वाला है वो रहने वाला है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इससे रिलेटेड जो है हमारे फिजिकल रिलेशंस। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी और इसे वन शॉट में ही लेके चलेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट जितनी बातें हैं इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे PYQs हैं, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थ्योरी तो तुमने बहुत सुनी होगी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, सजेस्टिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। 1 in around 8000 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं which gets deviated by an angle greater than 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूस एंगल डेविएशन, बड़ा डेविएशन। और बहुत ही चंद पार्टिकल्स ऐसे होते हैं 1 in around 20,000 रफली which get bounce back, जो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन जो है, डेविएशन जो है वो शो करते हैं। तो थ्योरी आपने बहुत सुनी होगी, थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो डिस्कशन होगा यार वो उन पैमानों पर होगा, उन क्राइटेरिया पर होगा जिनसे एग्जाम में अभी सवाल आते हैं। पूरी कहानी का जिक्र हम नहीं करेंगे। तो फिलहाल क्या होने वाला है कि यार हम बात कर रहे हैं एक गोल्ड फॉइल की। एक गोल्ड फॉइल में कई गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये गोल्ड का है और पूरी की पूरी फॉइल पड़ी है, तो इसे प्रैक्टिकली हम रेस्ट पे मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है प्रैक्टिकली हमारे पास रेस्ट पर है, ये कहीं हिलडुल नहीं रहा है। और इसे हम न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन का दर्जा देंगे, जिस लाइन को मैंने न्यूक्लियस के सेंटर से पास किया है यार, ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है। और काफी दूर से हमने एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। तो यहां देखिए हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, ये काफी दूर से प्रोजेक्ट हुआ है, यानी कि इसका इनिशियल सेपरेशन जो था वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी था। मतलब साइज के कंपैरिजन में ये दूरी बहुत ही ज्यादा है, तो आप इसे इंफिनिटी बोल सकते हो। इंफिनिटी का मतलब हमारे लिए नहीं है कि वाकई बहुत दूर से फेंका है या प्रोजेक्ट किया है, नहीं। इंफिनिटी का मतलब है रिलेटिवली, कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस काफी ज्यादा था। अब अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, मान लेते हैं आपने इसे E0 एनर्जी से प्रोजेक्ट किया है, यानी कि आप उसे लिखेंगे हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड V0 का स्क्वायर। इतनी ज्यादा एनर्जी यानी हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल V0 स्क्वायर, बेसिकली इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। और अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की दूरी न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से, आई रिपीट, अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की दूरी न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से b, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर कहलाती है। इंपैक्ट पैरामीटर कहलाती है, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर भी मैं सिंबल से लिख देता हूं, इन्हें अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंपैक्ट पैरामीटर कहलाता है। यही इसी अल्फा पार्टिकल को अगर आपने अलोंग द सेंट्रल लाइन प्रोजेक्ट किया होता,
यानी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 लिया होता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कर दिया होता, तो ये अल्फा पार्टिकल करीब जाता 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 और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण, भाई हम सब जानते हैं गोल्ड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो वैसे भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस ये भी अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में होगी रिपल्शन। एज अ रिजल्ट ये रिटार्ड होते 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 कहीं ना कहीं जाकर रुक जाने वाला है। जहां भी ये जाकर रुक जाएगा हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, और इसके बाद ये पलटकर वापस आने वाला है। अगले ही पल में ये अल्फा पार्टिकल यहां से पलटकर वापस आएगा उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण जिसने इसे रिटार्ड करके रोका। भाई पहले तो ये रिपल्शन के कारण स्लो डाउन होते 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 रुक जाएगा और उसके बाद पलटकर वापस आएगा। न्यूक्लियस के सेंटर से इसकी ये जो दूरी है, जिसे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कहते हैं, ये न्यूक्लियस के साइज पे एक अपर लिमिट का काम करती है। अपर लिमिट मतलब न्यूक्लियस का जो भी साइज होगा एक्चुअली ये इस दूरी से, मिनिमम डिस्टेंस से तो छोटा ही होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कहीं दूर से ही रुक के रिपेल होकर वापस आ रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा यार कि अल्फा पार्टिकल गया गया गया, उसने न्यूक्लियस को छुआ, टच किया और फिर वापस आया। और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि अल्फा पार्टिकल गया 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 न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हुआ और उसके बाद निकलकर बाहर आया। नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्फा पार्टिकल कहीं दूर पे ही रुक के वहीं से पलट के वापस आने की गुंजाइश रखता है, टच करके या पेनिट्रेट करके वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस कारणवश हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस का जो भी एक्चुअल साइज है वो कहीं ना कहीं इस डी मिनिमम के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। बात समझ में आ गई? इतना ही नहीं, ये इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम है अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन के उतना करीब से गुजर रहा है, यानी रिपल्शन की संभावना और रिपल्शन का इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी काफी ज्यादा होगा। मैं फिर से दोहराता हूं अपनी बात को, इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा एंगुलर डेविएशन आने वाला अल्फा पार्टिकल के रास्ते में उतना ज्यादा होगा। यदि इंपैक्ट पैरामीटर 0 कर दिया गया है तो देखिए एंगुलर डेविएशन 180 डिग्री है, जाने वाला पार्टिकल पलट के वापस आ रहा है, तो एंगल का कितना शिफ्टिंग हुआ यार? 180 डिग्री जाने और आने में। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पैरामीटर अगर कम होगा तो डेविएशन ज्यादा मिलेगी, और जितने मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो विदाउट डेविएशन आगे गुजर जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी आप कहेंगे एंगुलर डेविएशन जितना उतना कम आएगा, यानी मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड जा रहे हैं। अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन किसी एक पर्टिकुलर डेविएशन पे गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या नापने की कोशिश करें तो जैसे जैसे आप बड़ा एंगुलर डेविएशन लेंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नेग्लिजिबल एंगुलर डेविएशन के साथ सामने गुजर जाएंगे। तो ये कहानी आपने बचपन से अभी तक कई बार सुनी है। अब इनके 3 मैथमेटिकल फॉर्मेट्स आपके सामने रख रहा हूं मैं, 3 मैथमेटिकल चीजें, 3 फॉर्मूले, 3 बातें जिनके आधार पे अक्सर एग्जाम्स में, सभी तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली चर्चा करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ध्यान रखिएगा यार, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसे आप डी मिनिमम बोल रहे हैं, ये एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस नहीं है। एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस इससे रिलेटिवली कम होगा, इसका न्यूक्लियस का रेडियस, असल रेडियस इस डी मिनिमम से कम होगा। ये अपर कैप लगाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस पे, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस जो भी है यार इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर ये इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम चर्चा क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देखिए इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर है। आप बोलेंगे इनिशियली दूरी इतनी ज्यादा थी कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं था, जिस कारणवश उनके बीच की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी इनिशियली, शुरुआत में। और फाइनली मेरे अल्फा पार्टिकल को रुकना ही है यार, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इंटरैक्शन नहीं शुरुआत में तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फाइनली कोई गति नहीं, ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, अल्फा पार्टिकल रुक जा रहा है, तो फाइनली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। इनिशियली यू विल से हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो मैंने इनिशियली आपको काइनेटिक एनर्जी दी थी E0, जिसे आपने हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V0 का स्क्वायर बोला, ये आ जाएगा K Q1 Q2। भाई याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला,
K(Q1Q2)/R। तो Q1 यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज, हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन होते हैं +2e। Q2 इज न्यूक्लियस का चार्ज, गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज, अभी तो कह सकते हैं कोई भी न्यूक्लियस होगा, तो Ze/d मिनिमम। ऑलराइट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डी मिनिमम का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया है 2kZe²/E0, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V0 का स्क्वायर। ये निकल कर आ गया यार हमारा फॉर्मूला किसका, ये निकल कर आ गया हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि डी मिनिमम का। फॉर्मूले की खास बात ये है कि ये आपके पास रिलेशन बेस्ड फॉर्मूला है, मगर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन एक्चुअल रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, और बातों बातों में आपको इसका एक और नाम दे देता हूं, इसे ना गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, अब ऐसा ना हो कि हमें फिजिक्स तो पूरी आती है सर, फॉर्मूले भी पूरे याद है, पर नाम में ही कंफ्यूजन है। एग्जाम में आ गया सवाल गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि यार ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है भैया, ये हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम है। अक्सर कहा जाता है सूत्रों में, कहानियों में, कि भाई ये गीगर और मार्सडन रदरफोर्ड के एसोसिएट्स थे और उनके स्टूडेंट्स भी रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, एनीवेज इन दोनों के नाम पे ये एक्सपेरिमेंट है, ये भी जाना जाता है। इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आप बात कर रहे हैं कि जो आपने एनर्जी दी थी E0, वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, यानी 7.7 मेगा का मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने जूल्स। आई रिपीट, 7.7 मेगा का मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं। जब आप इसे SI यूनिट में पुट करेंगे, और गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड की एटॉमिक नंबर यार गोल्ड का 79 होता है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में आपने गोल्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जब आप इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आता है, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आता है, वो निकल कर आता है डी मिनिमम इज इक्वल टू 30 फर्मी। 30 फर्मी, एक फर्मी का मतलब होता है यार, एक फर्मी जो है वो एक फेम्टोमीटर के बराबर होता है, 1 FM फेम्टोमीटर। और फेम्टो बेटा एक प्रीफिक्स है, फेम्टो एक प्रीफिक्स है जो कहीं ना कहीं, फेम्टो एक प्रीफिक्स है जो कहीं ना कहीं 10⁻⁻15 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पिको 10⁻⁻12 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है यार, नैनो 10⁻⁻9 होता है, इसी तरीके से ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि न्यूक्लियर साइज का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻15 मीटर है, जबकि एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻10 मीटर है। मुझे लगता है फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये रही यार अपनी एक बात। पहली बात किसके बारे में हमने की, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसकी ले लेता हूं मैं कार्बन कॉपी, क्योंकि मैं बताऊंगा 3 बातें। मैंने आपसे कहा था कि हम 3 बातें करेंगे, तो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट की बेसिक स्टोरी, ऑब्जर्वेशन और सजेशन आपको क्लियर है। इसके अलावा आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद रखेंगे यार, फॉर्मूले के साथ साथ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हिस्टोरिकली क्या हुआ था, और एक्सपेरिमेंट का एक और नाम, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऑलराइट, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब मैंने इसकी कार्बन कॉपी ली थी, तो मैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन को कर रहा हूं चेंज। घबराने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार क्लास नोट्स मिलेंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देखिए मैंने कार्बन कॉपी ऑलरेडी ले रखी है इसकी। ठीक है, इसके अलावा यार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फेज में हम आपके साथ काफी ज्यादा मटेरियल्स भी शेयर करने वाले हैं। काफी प्रोडक्टिव स्टडी मटेरियल होंगे, आपके टेस्ट पेपर होंगे, सोल्यूशंस होंगे। तो यार वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप पे जब हम आपको शेयर करेंगे, सही टाइम पे आपको मिलेंगे, तो आप प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, उसका इस्तेमाल जरूर करें। वापस आते हैं डिस्कशन पे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं यार इम्पैक्ट पैरामीटर की। इम्पैक्ट पैरामीटर, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। हेड ऑन कोलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा यार, हेड ऑन के लिए, इंटरैक्शन के लिए मेरे पास, हेड ऑन इंटरैक्शन के लिए मेरे पास जो इंपैक्ट पैरामीटर है यार वो 0 निकल कर आएगा।
और ऐसे केस में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऐसे केस में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है या एंगुलर डेविएशन है, एंगुलर डेविएशन है भाई, वो 180 डिग्री निकल कर आया। भाई जाने वाला पार्टिकल जो है वो लौट कर वापस आने लगा, तो देखिए वो 180 डिग्री ही तो निकल कर आया। तो यार देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर का। इंपैक्ट पैरामीटर बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 या 5/2, के जेड ई स्क्वायर कॉट, कॉट फंक्शन कॉट ऑफ 5/2 बाई ई नॉट, जिस ई नॉट को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वी नॉट का स्क्वायर। यार कहीं ना कहीं पिछला फॉर्मूला देखो मैंने आपके सामने डिड्यूस किया था, क्योंकि फील लेनी इंपॉर्टेंट थी, कुछ बातें जाननी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है यार, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ये आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये ना प्रोपोर्शनैलिटीज में भी पूछता है। प्रोपोर्शनैलिटी से मेरा क्या मतलब है, जैसे पिछला अगर आप फॉर्मूला देखें तो इस पिछले फॉर्मूले में ना कुछ बातें सीखने वाली थी यार। वो कुछ बातें क्या सीखने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि आपका जो डी मिनिमम है, आपका जो डी मिनिमम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल था। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल था यार, वो डिपेंड नहीं कर रहा था मास ऑफ न्यूक्लियस के। डी मिनिमम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ न्यूक्लियस की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 कांस्टेंट, वो क्वांटिटी पिक्चर में है ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट। डी मिनिमम जो है वो मास पे डिपेंड तो किया, मगर किसके, अल्फा पार्टिकल के मास पे। और कैसे डिपेंड किया यार, इनवर्स रिलेशन, और वो न्यूक्लियस के मास पे निर्भर ही नहीं किया। ठीक इसी तरीके से डी मिनिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट का स्क्वायर है। ठीक इसी तरीके से डी मिनिमम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर किसका, न्यूक्लियस का। एटॉमिक नंबर किसका, न्यूक्लियस का, उसके प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में जब आपको फॉर्मूला याद होता है तो आप 4 ऑप्शन में से एक ठीक सटीक फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। आप वैल्यूज डाल के न्यूमेरिकल आंसर निकाल सकते हैं, और साथ के साथ आप प्रोपोर्शनैलिटी टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं एग्जैक्टली पूछने की क्या कोशिश कर रहा था। ठीक है जी, चलिए यही बातें अगर यहां पे की जाए तो देख सकते हैं इंपैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट का स्क्वायर है, ठीक जैसे यहां पर था। और यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, लेकिन अब की बार स्कैटरिंग एंगल, डिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगुलर डेविएशन भी पिक्चर में आ रहा है। इसका दूसरा नाम हम क्या दे देंगे, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल है ना, ये ज्यादा कॉमन टर्म यूज होती है यार रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर। जरा देखते हैं, मैं कुछ और एम्फेसाइज भी करना चाहूंगा आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि हम इंपैक्ट पैरामीटर 0 के बारे में बात करें, मैं आपको एक सैंपल इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू दे रखी हो तो डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल के बारे में कैसे कमेंट किया जा सकता है, और उल्टी बात भी कैसे की जा सकती है, यानी कि अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो बी कैसे निकाला जा सकता है। इफ बी इज इक्वल टू 0 देन कहना है से बाकी सारी कॉन्स्टेंट्स तो नॉन जीरो हैं, मगर cot 5/2 0 होगा। अगर cot 5/2 0 है इसका मतलब cos 5/2, cot थीटा कैसे बनता है यार, cos बाय साइन, याद है ना यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, sin 5/2 वो 0 होगा। यदि ऐसा है कि वो 0 होगा, अब न्यूमरेटर 0 होगा, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर 0 है cos 5/2। और cos फंक्शन कब 0 होता है बॉस, जब आप कहते हैं कि उसके अंदर का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, और ये 5/2 अगर 90 डिग्री है तो फाई कितना निकल कर आ गया यार, 180 डिग्री। तो देखिए ये बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, उससे पहले कहानी में समझाई, वो कहीं ना कहीं आपके सामने इलस्ट्रेट भी कर दी कि उसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना यार। कोई टेंशन, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में मुझे भी ले लो थोड़ा सा। चलो बात बताते हैं, बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे। एक और छोटी सी बात भाई, हमने देखा पहली चीज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि एक अपर कैप डालती है, क्विक रिवीजन। फिर हमने देखा इंपैक्ट पैरामीटर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस से। बच्चा फॉर्मूले याद होने चाहिए यार, एक अगली स्लाइड के बाद हम शुरू करने वाले हैं एक और टॉपिक, और हम शुरू करने वाले हैं प्यारे प्यारे सवाल, तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। चलिए अब तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है यहां पे तीसरी चीज है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल, किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। इस बात को करने से पहले दोहरा देता हूं एक और बात। अभी मैंने आपको समझाया था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडेविएटेड निकल जाते हैं, तो ज्यादा संख्या में पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका एंगुलर डेविएशन कम होता है। तो इसका एक इनवर्स रिलेशन निकल कर आने वाला है यार, इनवर्स रिलेशन, यानी एन किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे जो होता है यार, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 होता है। साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा और एम्फसाइज करना चाहूंगा मैं। देखिए, आप बोलेंगे यहां पे हियर यू कैन से दैट सपोज एग्जामिनर ने कहा कि बॉस एक काम करो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज पे और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे जितने जितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं उनका रेशो बता दो। कि भाई छोटे एंगल पे ज्यादा पार्टिकल स्कैटर होंगे और बड़े एंगल पे कम पार्टिकल स्कैटर होंगे। स्कैटरिंग एंगल अगर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की संख्या कम होगी। तो किन्हीं दो एंगल्स पे जो पार्टिकल्स की संख्या स्कैटर हो रही है उनका रेशो बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, बातें ध्यान रखनी है सर 3। बात नंबर 1 कि यार इनवर्स रिलेशन है। बात नंबर 2, थीटा की जगह थीटा बाई 2 आएगा। और बात नंबर 3, पूरे के साइन की पावर 4 आएगी। आई रिपीट, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। बात नंबर 1 इनवर्स रिलेशन, बात नंबर 2 थीटा की जगह थीटा बाई 2 आएगा, और बात नंबर 3 भाई इनवर्सली रिलेटेड टू साइन की पावर 4 आएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं दैट विल बी, देखो पहले इनवर्स रिलेशन लिखूंगा मैं, साइन की पावर 4 ये आ जाएगा 90/2। भाई इनवर्स में जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह न्यूमरेटर लेगा, जो न्यूमरेटर है उसकी जगह डिनोमिनेटर लेगा, यानी साइन की पावर 4 60/2। तो बात नंबर 1 इनवर्स रिलेशन है, बात नंबर 2 एंगल का आधा है, बात नंबर 3 पूरे की पावर 4 है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्रीज बाय साइन 30 डिग्रीज और पूरे की पावर 4 एक साथ। मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे। साइन 45 की वैल्यू सब जानते हैं यार, ये 1/√2 है, और ये साइन 30 1/2 है, 1/2 है, और पूरे की पावर 4। भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 जब न्यूमरेटर की जगह लेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो उस 2 को √2 से कैंसिल करने के बाद, आपके पास बचेगा √2, और √2 की पावर 4, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4 बनेगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा। दैट इज, आप ये भी कह सकते हैं, आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90 पता हो तो इस फॉर्मूले में डाल के 60 वाले निकाले जा सकते हैं, 60 पता हो तो 90 वाले निकाले जा सकते हैं, 60 पता हो तो 90 वाले निकाले जा सकते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई दोनों का रेशो 4 है, तो एक देगा तो दूसरा बता ही दोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से भाई ये जो इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं ना मैं, इस पे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड PYQs आ रखे हैं, तो और ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है फिर से दो एंगल को लेके, एक है जिनमें से 120 डिग्री और एक है जिनमें से 60 डिग्री, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, एक है भाई 120 डिग्री और एक है भाई 60 डिग्री। बात ध्यान रखनी थी सर 3। पहली क्या इनवर्स रिलेशन, दूसरी क्या एंगल का आधा आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, मगर खुद नहीं आएगा, अपने हाफ को भेजेगा। और तीसरी बात क्या, साइन फंक्शन में पूरे की पावर लगेगी 4, है ना यार, यानी साइन 60/2 ये आ गया है साइन 30 डिग्री, और साइन 120/2 यानी ये आ गया है यार ये साइन 60 डिग्री, और पूरे की पावर होने वाली है 4, सब जानते हैं साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2। मुझे उम्मीद है यार ये सब जानते हैं, अगर नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेना यार वैल्यूज, जो चीजें भूले उन्हें दोबारा करने में कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए यार। सीखेंगे जहां हम अटक रहे हैं वहां हमें डेफिनेटली आगे बढ़ के सीखना चाहिए, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/√3 पूरे की पावर 4, यानी कि आएगा 1/√3 इंटू 1/√3 विच इज 1/3, फिर से एक बार 1/3, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 1/9। कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना है, रफली कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दी है, स्क्रीन से हट गया हूं, ले लो स्क्रीनशॉट, रिवाइज कर लो तीनों के तीनों स्क्रीनशॉट। ऑलराइट है, मुझे उम्मीद है कि आप तीनों स्क्रीनशॉट्स बैक टू बैक एक बार देख लेंगे, प्रॉब्लम वीडियो को पॉज करके देख लो, फॉर्मूले याद कर लो, प्रोपोर्शनैलिटीज देख लो, शुरू करने वाले हैं बढ़िया से सवाल, देख लो एक बार।
करते शुरू। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन होते हैं, हर एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज Ze लिखा जाता है। The distance of closest approach from the nucleus depends on m as, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी और शुरू भी करवाई थी कि इनिशियल एनर्जी E0, जिसे आप हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V0 का स्क्वायर कह रहे हैं, इसे फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2e, न्यूक्लियस का चार्ज +Ze, और ये हैवी न्यूक्लियस है तो अपने आप में हिलने डुलने वाला नहीं है। देखिए, हैवी बोलने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस नहीं हिल रहा, न्यूक्लियस का मास पिक्चर में नहीं आएगा। भाई, जो चीज अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलती, जो चीज नहीं चल रही, मैकेनिक्स डील करते टाइम उसका मास लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी का कोई काम नहीं, मैकेनिक्स के दौरान उसका मास लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी मोमेंटम का कोई काम नहीं, मैकेनिक्स के दौरान उसका मास लेने की जरूरत नहीं और नहीं है। तो ये आ गया KQ1 Q2 by D minimum। ओके, फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ D minimum as 2KZE²। सर, हमने तो याद कर लिया था फॉर्मूला, फिर भी क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अपने साथी, अपने कुछ फ्रेंड्स जो हैं, अगर वो भूल रहे हो तो एक बार फिर से देख लो। ये आ जाएगा E0 हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V0 का स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था, पीछे हाईलाइट भी किया था कि D मिनिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है, तो इसीलिए आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। खास बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस होती है, मगर वो तो दिया भी नहीं हुआ। मास ऑफ न्यूक्लियस तो गिवन भी नहीं है ना यार क्वेश्चन में, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ही गिवन है। बात समझ में आ गई? चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना, कहानी को आगे बढ़ाते जाना। और अगर पढ़ाई करके सीख चुके हो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मुझे सवाल सॉल्व करते हुए देखो। पहले वीडियो को पॉज करो, हर सवाल को अटेम्प्ट करो, जब अटेम्प्ट हो जाए एक बार फिर से रिज्यूम कर दो, प्ले कर दो। इस दौरान फिर देखो कि मैंने अगला सवाल कैसे सॉल्व किया है। देखो अगला सवाल, एन अल्फा न्यूक्लियस से मतलब अल्फा पार्टिकल से ही है, हीलियम के न्यूक्लियस से ही है। जब उसकी एनर्जी आपको दी हुई है दैट बम्बार्ड्स अ हेवी टारगेट ऑफ चार्ज Ze, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी प्रोपोर्शनल टू। मुझे लगता है ये एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। यहां केवल मासेस का ऑप्शन था और यहां पे क्या है? डिस्टेंस। यह बाकी सारी प्रोपोर्शनैलिटीज का ऑप्शन है यार। ये होता है 2KZE² बाय E0, दैट इज हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V0 का स्क्वायर। सही है, इतनी बार लिख दिया, अब तो याद हो गया होगा। जरा गौर फरमाइएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, ये बात बिल्कुल सही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² नहीं होता, आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। तो ये जवाब सही नहीं है, देख सकते हैं फॉर्मूला आपके सामने। और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V² होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V⁴ दिया है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ze होता है। KQ1 Q2 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ze होता है, पर आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, इसीलिए ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ में आ गया होगा, इजी सा सवाल है, जवाब आ गया था, फिर भी हमने देखा कि बाकी 3 सवाल गलत क्यों है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है? रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट when a projectile of Z1 charge and mass m1 approaches the target nucleus of Z2 and m2, the distance of closest approach is r0, the energy of the projectile is okay। शुरू से शुरू करते हैं। देखिए अपना एनालिसिस, आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बात करनी है, तो पहले मैं शुरू से करूंगा E0 जो इनिशियल है, यानी कि प्रिंसिपल क्या था यार, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई थी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है उसे आप कहेंगे E0, जो कि हाफ ऑफ, अब की बार अल्फा पार्टिकल ना देके इन्होंने चार्ज दे दिया है और मास दे दिया है, तो मास क्या हो जाएगा? m1, मास हो जाएगा m1 और V0 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 by R। तो Q1 चार्ज आपको दे रखा है Z1 और Q2 चार्ज आपको दे रखा है Z2। देखिए KQ1 Q2 चार्ज Z1 और चार्ज Z2 बाय D मिनिमम दे रखा है यार आपको R0। D मिनिमम क्या दे रखा है? R0। मुझे लगता है फंडा क्लियर होगा, हम केवल नाम चेंज कर रहे हैं, सिंबल्स चेंज कर रहे हैं, कहानी ठीक वही है। तो यहां से जो आपने D मिनिमम निकाला R0, जिसे आप D मिनिमम भी कहते हो, वो 2KZE² की जगह आपकी बार आएगा KZ1Z2। या मुझे लगता है यार देखो आप ऑलरेडी जवाब अपना जानते थे,
ऑलरेडी जवाब अपना आप जानते थे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे आर नॉट के Z1 Z2 बाई ई नॉट विच इज हाफ M1 V नॉट स्क्वायर। बट यू नो व्हाट, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया। इनफैक्ट आपसे केवल पूछा गया है द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ध्यान से देखिएगा, द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अगर प्रोजेक्टाइल की एनर्जी के बारे में बात करूं, अगर प्रोजेक्टाइल की एनर्जी के बारे में बात करूं तो वो किसके बराबर निकल कर आ रहा है? ये जो ई नॉट है, ये जो ई नॉट है, ये आप ध्यान से देखिए बराबर निकल कर आ रहा है के Z1 Z2 बाय आर नॉट के। सही है कि नहीं? के Z1 Z12 बाय आर नॉट के। तो क्लियरली यू कैन से कि हमारा जो ई नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2 के आ रहा है। एज अ रिजल्ट हमारा कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन बी, द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन बी Z1 Z2। Z1 Z2 क्लियर है फंडा, है ना? अच्छा, कुछ बच्चों का इसमें डाउट होता है कि सर आपने इस ई नॉट के फॉर्मूले में ये M1 भी तो लिखा है, आपने इस ई नॉट के फॉर्मूले में M1 भी तो लिखा है, तो वाई नॉट ई नॉट, वाई नॉट ऑप्शन डी, वाई नॉट ऑप्शन डी, E naught is not considered to be directly proportional to M1 because not for a given R naught। बात को ध्यान से समझिएगा। आप ये भी तो कह सकते थे सर मैं तो डी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा या डी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। द रीजन इज सर काइनेटिक एनर्जी वैसे भी हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 होना चाहिए। आपने ये क्यों नहीं बोला सर? क्योंकि यार अगर आप काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर लोगे ही तो उसमें आपने रदरफोर्ड का इस्तेमाल कहां किया? आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कहां यूज किया? भाई अगर वो बोल रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो एनर्जी का अगर एनर्जी फॉर्मेट लेंगे फॉर अ गिवन डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तो आपको हाफ mv स्क्वायर को इग्नोर करना चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है? और अगर हाफ mv स्क्वायर फॉर्मेट लेंगे तो आपको एनर्जी वाले को इग्नोर करना चाहिए, ई नॉट को इग्नोर करना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी हाफ mv स्क्वायर होती है ना। सिंपल लॉजिकली सोचो ऐसा कि यार अगर आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं तो गिवन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट के लिए आपकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2 आ रही है, लेकिन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू M1 कोई खास बात थोड़ी है, तो हमेशा ही होता है। तो एक तो बड़ा सीधा सा लॉजिक है कि हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया कॉन्सेप्ट का, तो बिना कॉन्सेप्ट के आधार पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करना तो यार क्राइम है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि जब गिवन वैल्यू ऑफ आर नॉट के बारे में कंसिडर करेंगे, यदि तो ई नॉट पे नजर होगी तो हाफ mv स्क्वायर वाले फॉर्मेट को ढक लेना, और यदि हाफ mv स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे नजर होगी तो ई नॉट को ढक लेना, और कॉरेस्पॉन्डिंगली यू कैन आंसर। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। बोहर्स एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड यार बहुत सारे रिलेशंस थे। एक बार मैं देखता हूं मैंने आपसे, राइट, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पहले बात कर लेते हैं पोस्टुलेट्स की। 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा सच दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, न्यूक्लियस का चार्ज Ze बाय r स्क्वायर होता है। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनमें घूमने के दौरान जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड हो, यानी कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल L इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 है। और तीसरा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ऐसे ऑर्बिट्स को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, जिसे हमने L इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 भी बोला। इसी को आप बोहर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। अंडा क्लियर है भाई? अच्छा, बोहर का तीसरा पोस्टुलेट ये था सर, माना एक ऑर्बिट में घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करने वाला है ना लूज, लेकिन यार ऑर्बिट बदलने के दौरान तो वो डेफिनेटली एनर्जी गेन या लूज कर सकता है, और वो गेन या लॉस जो होगा वो गेन या लॉस जो होगा वो अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगा। यानी एनर्जी जिसको आप h न्यू बोल सकते हो, ये हमेशा E फाइनल माइनस E इनिशियल होगी। E फाइनल माइनस E इनिशियल होगी। इसमें खास बात ये है
इसमें खास बात यह है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइनली ग्रेटर देन इनिशियल हो, इसका मतलब आप अंदर से इनर शेल से बाहर शेल तक जा चुके हैं, न्यूक्लियस के बंधन को थोड़ा सा ओवरकम करके आप बाहर निकल चुके हैं। यदि आपका फाइनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनिशियल से ज्यादा है तो फाइनली आप हायर स्टेट पे हैं। हायर स्टेट पे आप ग्राउंड स्टेट से तब गए होंगे जब आपने एनर्जी क्या की होगी यार, एब्जॉर्ब की होगी, एब्जॉर्ब की होगी। और यदि आपका फाइनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनिशियल से कम है तो आप बाहर से अंदर आए हो, आउटर शेल से इनर शेल पे आए हो, तो ऐसे केस में आपने एनर्जी रेडिएट की होगी, आपने एनर्जी रिलीज की होगी, आपने एनर्जी रेडिएट की होगी, आपने एनर्जी रिलीज की होगी। मुझको लगता है फंडा समझ में आ गया होगा। और ये कहानी क्या है, ये कहानी है कि आपने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रही होती है उसे घुमाते रखने के लिए हमेशा एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है यार। तो यहां पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा। ऑलराइट, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास आते हैं कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे रिलेशंस। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, हम सीधा जंप करते हैं रिलेशंस के ऊपर। पहला रिलेशन होता है यार बोहर रेडियस का। बोहर्स रेडियस, रेडियस का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से 2 में शिफ्ट करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डबल हो जाने के दौरान ये यहां पे 2 का स्क्वायर यानी कि रेडियस जो होगा वो 4 टाइम्स आ जाएगा। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें और बोहर रेडियस का रेशियो निकालने की कोशिश करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल के लिए, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। दैट मींस दैट विल बी इन द रेशियो 1:4:9। एक बार और देखते हैं, मैंने कहा ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, n स्क्वायर होता है ना यार, 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर में, यानी कि आ जाएगा 1:4:9 की फॉर्मेट में। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है ना। दूसरे रिलेशन के बारे में बात करते हैं। होता है यार वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड होता है, जिसे आप समटाइम्स अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। यार ये जो डेटा है 2.2 इंटू 10⁶, ये अप्रोक्सीमेटली 1/137 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट c, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 1/137 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, यदि एग्जामिनर ने कह ही दिया, यदि एग्जामिनर ने ऐसा मेंशन कर ही दिया कि आप हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हो, तो यानी कि Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आप उसके फर्स्ट शेल के बारे में बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में अगर बात करें, यानी कि Z और N दोनों 1 हो जाएं, तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में 1/137 टाइम्स होती है यार, 1/137। देखिए ना, फिर एग्जैक्टली यही डेटा निकल कर आ जाएगा जब Z और N दोनों 1 हो। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं अपनी चर्चा, हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सही है जी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तीसरे रिलेशन की। हमारा जो तीसरा रिलेशन है वो है टाइम पीरियड। हमारा तीसरा रिलेशन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है यार, 2πr/v, 2πr/v। देखिए r जो है वो n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल है और v जो है वो z/n के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम ये बोल पाएंगे कि हमारा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, इट विल बी n³ by z²। हमारा जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नेचुरली वो n³ की जगह z² निकल कर आ जाएगा, तो आप उसे बोलेंगे 6.57 एग्जैक्ट डेटा इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। आरपीएस में होता है 6.57 इंटू 10⁻15
रेशो उल्टा हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब और इतना जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, और ये आ जाएगा यार रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। सही है, कहानी समझ में आई क्या चल रहा है? ठीक, नंबर 4 हो गया। 5 के बारे में बात करते हैं। टोटल एनर्जी जो होती है यार, टोटल एनर्जी वो माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि इन सबको रिलेट करने के लिए ना एक बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ऑल्सो एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ग्रेविटेशन सैटेलाइट मोशन एप्लीकेबल। और ये बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है यार, तो इस पे ना हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। एप्लीकेबल फॉर सैटेलाइट ऑल्सो, सैटेलाइट मोशन ऑल्सो। ठीक है जी, तो ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसमें जो सैटेलाइट मोशन है उसमें भी आपको कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दी जाएगी और बाकी के फॉर्म आपसे एक्सपेक्टेड होंगे कि आपको पता होने चाहिए। तो यार ये क्या है फॉर्मेट एग्जैक्टली? भाई पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप अक्सर यू से भी डिनोट करते हो, वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है और वो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इस बात का मतलब क्या है सर? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम सेम होता है। टोटल एनर्जी आती है नेगेटिव में और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली होती है पॉजिटिव में। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन दोनों के साइन जो होते हैं यार वो सेम सेम होते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इनके साइन सेम सेम होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल होगा। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और दोनों के साइन में नेगेटिव साइन का रिलेशनशिप होगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा। यहां टोटल एनर्जी के नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस क्या है सर? सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज बाउंडेड। भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो सिस्टम है वो आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, बंधन में है यार। द सिस्टम इज बाउंडेड, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। Quickly take a screenshot, pause the video, learn all the formula. We are about to start with very good problems, PYQs. All right. मुझे उम्मीद है कि मेरे कहे मुताबिक आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया होगा, फंडे याद भी कर लिए होंगे, बाकी यार प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे याद होते चलेंगे। सही है, बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी दिया है इन एन ऑर्बिट इज -3.4। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो देखिए क्या होगा। अगर टोटल एनर्जी दे रखी है -3.4, तो मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का साइन सेम होता है, बस पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। तो ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इनफैक्ट मुझे क्या करना चाहिए यार, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले लिखनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑर्डर में पूछा गया। देखिए पहले कहा गया इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, तो पहले मुझे क्या निकालनी चाहिए, पहले मुझे निकालनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बात नहीं, मैं काइनेटिक भी निकाल देता हूं। तो पहले निकालनी चाहिए मुझे काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल आ गई -6.8। और देखिए काइनेटिक के लिए मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक और टोटल का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि टोटल नेगेटिव में होती है क्योंकि सिस्टम बंधन में है, बाउंडेड सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन। I think the logic is clear to you. So the exact answer is positive of 3.4 and -6.8 in order. तो positive of 3.4 and -6.8 in order. Order को follow करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। पहले उन्होंने काइनेटिक का नाम दिया है और फिर पोटेंशियल। तो पहले काइनेटिक निकालेंगे और फिर पोटेंशियल। आ गई होगी बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। अगला सवाल क्या है? An electron in a hydrogen atom makes a transition from n equal to n1 to n equal to n2. हाइड्रोजन आटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 से n2 जा रहा है। The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. If you remember, मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा थोड़ा ना बेस से शुरू कर देता हूं ताकि तुम्हारे लिए कनेक्ट करना आसान हो। टाइम पीरियड जो है वो 2 π r/v, जिसमें अभी अभी मैंने लिखा था कि r जो है वो n² by z पे डिपेंड करेगा।
v जो है वो z बाय n पे डिपेंड करेगा। एज अ रिजल्ट आपने कहा कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर है, n क्यूब बाय z स्क्वायर है। फॉर सेम एटम z की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी यार, तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होगा। और फॉर टू डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड द सेम एटम t1 बाय t2 जो है वो n1 बाय n2 का होल क्यूब है। उसको लगता है बात समझ में आ गई होगी, कनेक्ट कर पा रहे हैं बेसिक चीजों से। चलिए, आपसे कहा जा रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2, और गिवन क्या है? गिवन है आपको इस सवाल में कि टाइम पीरियड जो इनिशियल स्टेट में है, यानी t1 जो है, t1 इनिशियली आप n1 पे थे और आप n2 पे जा रहे हो, टाइम पीरियड t1 पे जो है वो 8 टाइम्स टाइम पीरियड t2 का है। मैं फिर से बोलता हूं, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम टेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n1 टू n2। आप शुरुआत में 1 पे थे, बाद में आप 2 पर आ गए हो, n1 पे थे, n2 पे आ गए हो। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट यानी कि t1 जो है दैट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट, यानी कि t1 जो है वो 8 t2 के बराबर है यार। इसका मतलब यहां से t1 बाय t2 जो कि कहीं ना कहीं n1 बाय n2 का होल क्यूब लिया जा सकता है, ये 8 बाय 1 आ गया है। क्यूब रूट लोगे तो n1 बाय n2 किसके बराबर आ जाएगा यार? 2 बाय 1। तो या तो 2 बाय 1 हो जाएगा, या फिर 4n2 हो सकते हैं, या फिर 8 और 4 हो सकते हैं, या फिर 16 और 8 हो सकते हैं। लाइक ऐसा हो सकता है। अब बात समझ रहे हो? n1 और n2 की ऐसी वैल्यू हो सकती है, n1 और n2 की ऐसी वैल्यू हो सकती है। और इतना ही नहीं, जरूरी नहीं है 4 के फॉर्मेट में हो, जरूरी यह है कि आप सीक्वेंस में अगर बात करें तो इनिशियली आप डबल पे होगे, यानी कि ये 1 और 2 हो सकता है, या फिर 2 और 4 हो सकता है, या फिर 3 और 6 हो सकता है, या फिर 4 और 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चूज कर लो यार, चूज कर लो, रेशो ही तो है। तो आप ये बोल सकते हैं कि n2 जो भी होगा n1 उसका डबल होगा। तो n1 4 जो है क्या n2 का डबल है? यस सर। 8 जो है क्या वो 2 का डबल है? नो सर। 8 जो है क्या वो 1 का डबल है? नो सर। 6 जो है क्या वो 3 का डबल है? यस सर। और क्वेश्चन में कहा जा भी रहा है, देखिए, दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। n1 जो है वो n2 का डबल होना चाहिए। तो n2 का डबल करके n1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। n2 का डबल करके n1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। n2 का डबल करके n1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। n2 का डबल करके n1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। 3 का डबल 6 होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। वीडियो को पॉज करो, प्रोसेस कर लो सवाल क्या था, हमारी अप्रोच क्या है, सीख लो, समझ लो, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। ऑलराइट किड्स, ऑलराइट एंड स्क्वेरियंस, चले आगे यार। इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना हो, मुझसे कोई और टॉपिक देखने हो PYQs किसी और चीज के, तो आप YouTube पे बिल्कुल टाइप करेंगे नीट निकेतन PYQ सीरीज, या फिर चैप्टर दिस XYZ दिस चैप्टर PYQs बाय अभिलाष सर। आपको डेफिनेटली काफी कुछ देखने सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला सवाल क्या है? An electron in the hydrogen atom jumps from excited state n to the ground state। excited state से ground state में आ रहा है बॉस। अगर excited state से ground state में आ रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? बाहर से अंदर आने पे एनर्जी होती है भाई रिलीज, अंदर से बाहर जाने पे एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, बाहर से अंदर आने पे एनर्जी होती है बॉस रिलीज। ऑलराइट, वेवलेंथ सो एमिटेड illuminates a photosensitive material having work function something। आप जो भी ऐसी वेवलेंथ निकाल रहे हो उससे एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल को आपने किया है इल्यूमिनेट, जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपसे कहा गया है, दिया गया है, वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी आपको दिया गया है। सही है। तो बेसिकली चक्कर क्या है कि थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने सीखा है उसे इंप्लीमेंट करेंगे। वेवलेंथ सो एमिटेड इज इंसिडेंट, यानी ई इंसिडेंट जो है वो फाई नॉट प्लस के ई मैक्स और EV नॉट आप इसे लिख सकते हैं। जो भी वेवलेंथ इंसिडेंट है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, बट उससे पहले वर्क फंक्शन जो है वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, प्लस EV नॉट, ये कितना दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 10 दिया है तो ये 10 EV नॉट आ गया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ओवरऑल आपके पास निकल कर आ गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी इंसिडेंट है जो h न्यू या hc बाय लैम्डा की फॉर्म में आपके पास आई होगी। स्टेप वन, मुझे लगता है बात समझ में आई कि पहले तो आपने ये देखा कि कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है। स्टेप टू,
बोर के तीसरे पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है भाई फाइनली आप किस एनर्जी पे थे। तो अगर आपको याद हो तो एनर्जी जो डेल्टा ई है जिसे आप एच न्यू की फॉर्म में बोलते हैं वो बेसिकली ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होती है यार, क्योंकि आपने कहा एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स नेगेटिव। रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड थर्मोडायनेमिकली, एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम थर्मोडायनेमिकली, एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है यार। तो जो रिलीज एनर्जी है आपने लिखा माइनस ऑफ 12.75, दैट इज इक्वल टू ई फाइनल, और इनिशियल एनर्जी क्योंकि आप ग्राउंड स्टेट पे थे, इनिशियल एनर्जी है क्योंकि आप ग्राउंड स्टेट पे थे, ठीक है, तो आपके पास माइनस ऑफ 13.6 रही होगी, ठीक है ना, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपके पास होगी है, सही है। और हम क्या लिख सकते हैं, मॉड भी ले सकते हो आप इसका। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, या फाइनली आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि ई फाइनल क्योंकि आप मॉड्यूलस में निकालोगे, ई फाइनल क्योंकि आप मॉड्यूलस में निकालेंगे, ये आपका प्लस और माइनस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं हियर, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ई फाइनल जो है आपके पास शुरुआत में कितनी एनर्जी थी, -13.6 पे आप थे, खड़े हुए थे, सॉरी आप इनिशियली एक्साइटेड स्टेट पे थे, फाइनली आप 13.6 पे आ रहे हो ग्राउंड स्टेट पे, तो आपने जो एनर्जी रखी माइनस ऑफ 12.75, वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये रिलीज एनर्जी है। और जब आपने कहा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज द चेंज इन एनर्जी, तो अगर मैं इनिशियल फाइनली एनर्जी लिखना चाहूं तो फाइनल एनर्जी ग्राउंड स्टेट वाली होगी, तो इनिशियल एनर्जी जो होगी वो -13.6 में प्लस कर देंगे 12.75, क्योंकि इतनी आप रिलीज करके पहुंच रहे हैं, तो जो भी डेटा है वो यहां रखना और इसे -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी यार, 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर करके इस डेटा को यहां रख देना, कैलकुलेशन को अपने डिपार्टमेंट में ले लो, तो -13.6 करके ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको यहां रखना, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, यहां से n की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये आपका फिजिबल आंसर आएगा, n की वैल्यू निकालते ही आपका पॉसिबल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको एनालिटिकली करना बताऊं तो पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी थोड़ी बहुत, इस बार हम लाइन स्पेक्ट्रम में सीखने भी वाले हैं वो बातें, उसके बाद ये सवाल ओरली हो जाएगा यार, अभी तो इसकी मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, उसके बाद ये सवाल ओरली हो जाएगा। कैसे, अगर आप n इक्वल्स टू 1 के बारे में बात करें तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन के केस में, तो एटलीस्ट है ना, n इक्वल्स टू 2 पे ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये एनर्जी गैप जो है यार दैट इज ऑफ 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से जब आप n इक्वल्स टू 3 डालेंगे तो ये माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और टोटल गैप जो होता है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली होता है। डेटा एक बार देख लेना, ठीक है, आपको बस लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्टीमेटली अगर ये गैप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है 1 से 3 तक और आपको मिल रहा है 12.75, तो डेफिनेटली आपका आंसर 3 से तो बड़ा है, बचे ऑप्शन 4 5। ऐसे ही आप गैप निकालेंगे, n इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे, सब्सिक्वेंट गैप कम होता जाता है यार, कंसेक्यूटिव गैप्स जो है वो कम होते जाते हैं, n इक्वल टू 5 और करीब होगा, तो एज अ रिजल्ट अगर आपको सारे गैप्स और रफली डेटा ध्यान है तो भी आप जैसे ही आपने 12.75 निकाला, खटाक से 1 मिनट के अंदर आप आंसर बता देते कि आंसर क्या था। तो बस अगले ही स्लाइड से मैं आपको ये भी कहने वाला हूं कि यार आपको ना एनर्जी लेवल डायग्राम याद होना चाहिए, ताकि जहां आपके कॉम्पिटिटर्स थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे वहां आप कम टाइम में खटाक से, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम यार ये केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, आप खटाक से आंसर बता पाओगे, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सही है, बढ़ाएं यार डिस्कशन को आगे। चलिए एक सवाल और, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यार मैंने आपको बताया भी कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। अभी फिर से हम लाइन स्पेक्ट्रम के पैटर्न पे देखेंगे। हमने देखा कि n इक्वल टू 1 पे आप -13.6 पे हैं, n इक्वल टू 2 पे आप -3.4 पे हैं, n इक्वल टू 3 पे
आप -1.51 पे है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एनर्जी गैप आपके पास आया है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया। ये जो एनर्जी गैप आया वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, क्योंकि मुझे लगता है ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। डेटा एक बार देख लेना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको 13.6 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है सर। अगर आप इंफिनिटी के बारे में बात करेंगे, अगर आप इंफिनिटी के बारे में बात करेंगे, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत सारे इंटरवल है बीच में, तो यहां पे जो एनर्जी है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, सही है। तो इंफिनिटी से यहां तक का ट्रांजिशन, ग्राउंड स्टेट तक का ट्रांजिशन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो ये संभव है, ये पॉसिबल है। लेकिन भाई 10.2 मिल रहा है, 12.1 मिल रहा है, 12.2 मिल रहा है, 12.1 मिल रहा है, मगर इस एनर्जी के डेटा को देखो, ये कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे 0.65 भी पॉसिबल होगा, 1.9 भी, 1.9 तो दिख ही रहा है, अगला जो डिफरेंस है वो 0.65 होगा। मगर यार 10.2 और 12.1 का बीच का जो डेटा है, 10.2 से बड़ा और 12.1 का जो बीच का डेटा है वो नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता। तो देखिए 11.1 जो है वो 10.2 से बड़ा है और 12.1 से छोटा है। तो ट्रांजिशन के दौरान इनके बीच के डेटा वाली एनर्जी का फोटोन निकलना संभव नहीं है। कहानी क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब है यार, सही है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले रखा हो। द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6। ये आपको और हमें वैसे पता भी है। एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक तो यार ये हीलियम प्लस हो गया, यानी Z इक्वल्स टू 2 है, मगर हाइड्रोजन लाइक है तो बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है। दूसरा, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 होता है। इनफैक्ट यहां पे मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n+1th स्टेट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 सेकंड स्टेट हो जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एक नेक्स्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 हो गया है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करते हैं सर, आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि यार एनर्जी जो आपसे पूछी गई है, जो ग्राउंड स्टेट में 13.6 थी, ई डैश को आप लिख सकते हो -13.6 z²/n², तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। तो ये भी वापस से कितना निकल कर आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ना z और n बराबर है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन ए, z²/n²। हाइड्रोजन के लिए z भी 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 है। इस बात को ध्यान में रखना। nth एक्साइटेड स्टेट इज एक्चुअली इक्वल टू n+1th स्टेट। ले लो यार स्क्रीनशॉट फटाफट, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है आगे की पढ़ाई की। करे हमने बहुत सारे सवाल, फिर करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, फिर करेंगे कुछ और सवाल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं कुछ नोट फॉर्म्स में आपको बताना चाहूंगा। नोट पॉइंट की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि यार टोटल एनर्जी जो होती है ना, ये नोट पॉइंट 1 है, ओके। नोट पॉइंट 1, टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके लिए अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे, फॉर H एटम, तो मैं चाहता हूं कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली याद हो। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। कुछ डेटा तो मैं कई बार लिख चुका हूं तो दोबारा भी लिख दूंगा, लेकिन यार आपको याद होना चाहिए कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों के बीच का गैप जो है यार फॉर्मूले में डालेंगे तो आएगा ना यार 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एंड सो ऑन आप निकाल सकते हो यार। ये सारी बातें आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट टू, अगर हम यहां पर बात करें एनर्जी की ही, और आपको ये n1 लेवल दे रखा हो, ये n2 लेवल दे रखा हो और n3 लेवल दे रखा हो, और आपसे कहा गया हो कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इस लेवल से इस लेवल पर आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो जो वो वेवलेंथ एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ है, वेव एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ है λ1।
इसी तरीके से जब वो थर्ड से 2 पे आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है उसकी वेवलेंथ है λ2, और जब वो सेकंड से फर्स्ट पे आया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करके आया उसकी वेव है λ3। तो आप बोल पाएंगे शेयर जो एनर्जी होगी यार, एनर्जी पहले वाली एनर्जी 3 से 1 की एनर्जी, बड़ा एनर्जी गैप, वो बाकी दोनों छोटे एनर्जी गैप्स के बराबर होगा। ये बात बड़ी नेचुरल सी है कि E1 जो होगा वो E2 प्लस E3 होगा। यानी कि E1 को आप लिख सकते हो hc बाय λ1 will be equal to hc by λ2 plus hc by λ3. This implies you can write 1 by λ1 will be equal to 1 by λ2 plus 1 by λ3, या फिर आप लिख सकते हैं यहां से λ1 will be equal to λ2 λ3 by λ2 plus λ3। पैरेलल रेसिस्टेंस फॉर्मूला वाला पैटर्न आ गया है ना, पैरेलल रेसिस्टेंस फॉर्मूले वाला पैटर्न आ गया। क्लियर है फंडा? चलो नोट पॉइंट 3 और क्या क्या जानते हैं हम, और क्या क्या जानते हैं। नोट पॉइंट 3 हम जानते हैं कि यार 1 बाय लैम्डा या न्यू बार, 1 बाय लैम्डा या न्यू बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यार वेव नंबर कहलाता है। 1 बाय लैम्डा या न्यू बार जो होता है वो होता है रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। यहां मैं बात करना चाहूंगा कुछ सीरीज की यार, यहां मैं बात करना चाहूंगा कुछ सीरीज की। जैसे जो बात मैं यहां लाइमन के बारे में करूंगा, आप जानते हो कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलती है आपको 5 सीरीज, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन ब्रैकेट फंड, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, है ना यार। जो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन जरूर करना है। जो नोट्स मिलेंगे उसके बारे में मैंने पूरी डिटेलिंग दे रखी है ये, लेकिन यहां पे बस एक को एम्फसाइज करके काफी ज्यादा समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। लाइमन सीरीज में आप बात करते हैं कि एन फाइनल जो होगा लाइमन सीरीज में, सबसे पहले हम ये बोलेंगे लाइज इन यूवी रीजन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आप यूवी रीजन में इसे लाई कराते हो। हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों सर, बाकियों के लिए क्या होगा? तो यार जब तक एटम्स हल्के होंगे तब तक इस Z की वैल्यू कम होगी लाइटर एलिमेंट्स के लिए, तो लाइमन जो है वो यूवी में ही लाई करेगा। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं जो फॉर्मूले हमने दिए हैं, ये दिए हैं फॉर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में जो भी सीरीज अवेलेबल होती है उसमें से केवल लाइमन ऐसी होती है जो एब्जॉर्प्शन में भी होती है, ऑल्सो अवेलेबल इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एक ऐसी सीरीज होती है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी अवेलेबल होती है। लाइमन ही एकमात्र ऐसी सीरीज होती है जो एब्जॉर्प्शन में भी अवेलेबल होती है। बाकी बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड एब्जॉर्प्शन में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते उसके कुछ अपने अन्य कारण हैं, जब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं तब मैं अक्सर समझाता हूं। अभी तो यार मुद्दा है, सवाल बनने चाहिए। सो लाइमन सीरीज यूवी में लाई करती है फॉर हाइड्रोजन एटम। हल्के एटम के लिए सर ये यूवी में लाई करेगी, लेकिन अगर आप भारी एटम्स के बारे में बात करें, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, दिस दैट, इनके बारे में बात करेंगे तो ये Z की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब Z की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो यही एनर्जी जो यूवी तक है ये उठ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हायर कंपोनेंट यानी कि एक्सरेज में चला जाए। आई रिपीट, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा ना यार, गामा रेज, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो हम कह रहे हैं कि यार ये यही का यही उठ के यूवी से उठ के कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? ये यूवी से उठ के शिफ्ट हो जाने वाला है हमारा एक्सरेज की तरफ। व्हाई नॉट गामा रेज सर? क्योंकि एटॉमिक ट्रांजिशंस में मैक्सिमम एनर्जी जो मिल सकती है वो केवल एक्सरेज तक मिल सकती है। अगर आप गामा रेज तक की बहुत ज्यादा एनर्जी चाहते हैं तो एटॉमिक ट्रांजिशंस अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये काम हो पाएगा न्यूक्लियर ट्रांजिशंस में, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप गामा रेस का लेन देन पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे भी यार न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, वापस आते हैं डिस्कशन पे। लाइमन सीरीज में फंडा ये है कि आपको आना तो है फाइनली 1 पे, एन फाइनल जो होगा वो 1 होगा और एन इनिशियल उससे हायर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल। तो यानी कि जो लैम्डा होगा उसका फॉर्मूला होगा 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R,
ये आ जाएगा 1/1² माइनस 1/n इनिशियल का। नाउ सपोज अगर हम बात करें, सपोज पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं लैम्डा मिनिमम की, तो लैम्डा मिनिमम का मतलब होता है यार एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। लैम्डा मिनिमम का मतलब है एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और अगर एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर आपका एन इनिशियल इन्फिनिटी हो तो आपका काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा मिनिमम के लिए एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसी लाइन का नाम रखा जाता है, इसी लाइन का नाम रखा जाता है लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन। इसी को आप बोलते हैं, जो मैं कहने वाला हूं आगे, इसी को आप बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग या लास्ट लाइन। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, अगर आप लैम्डा मिनिमम का जिक्र करेंगे तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी तब एमिट होगी जब आप इन्फिनिटी से आएंगे। तो यानी कि इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर आपने एन इनिशियल को इन्फिनिटी रख दिया तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया, 1/∞² 0 होगा। तो लैम्डा निकालने के लिए आपको बोथ साइड्स रेसिप्रोकल लेना है। बोथ साइड्स रेसिप्रोकल लेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा यार, 1/r। भाई ये तो 1/λ की वैल्यू है ना, बोथ साइड्स रेसिप्रोकल लेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/r, 1/r। ठीक इसी तरीके से अगर मेरा इंटरेस्ट लैम्डा मैक्सिमम में है तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए मुझको लगता है आपको ये, आप इस बात से सहमत होंगे कि लैम्डा मैक्सिमम के लिए आपकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, अगर आपकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए तो आपको सबसे करीब वाले से आना चाहिए। यानी अगर आप n = 1 पर आ रहे हैं तो आपका सबसे करीब वाला कौन सा हो जाएगा, n = 2, यानी n इनिशियल जो है वो क्या हो जाएगा, 2। आई रिपीट, मैं ये बोल रहा हूं कि जब वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, बहुत दूर से आ जाओ इन्फिनिटी से, और जब वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी मिनिमम चाहिए, करीब वाले से आ जाओ, n = 2 से। तो जब आप n = 2 से आएंगे तो यहां 1/1² माइनस 1/2² होगा, यानी ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ये 1 - 1/4 होगा। अगर ये 1 - 1/4 यानी कि 3/4 होगा, पर सर वो तो 1/λ की वैल्यू है, 3/4 r 1/λ की वैल्यू है। अगर हमें लैम्डा चाहिए तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये 4/3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक इसी तरीके से अगर बाल्मर के बारे में बात करेंगे तो बाल्मर लाइज इन विजिबल रीजन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड फाइनली आपको 2 पे उतरना पड़ता है, इनिशियल उससे हायर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। 1/λ r 1/2² माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर होगा। मिनिमम वेवलेंथ के लिए अब भी इंफिनिटी से आएंगे, वैल्यूज कुछ और हो जाएंगी क्योंकि यहां 1/2² है। मैक्सिमम के लिए अब की बार 7 वाले से आएंगे, 2 का 7 वाला 3 होता है यार। समझ गए करना क्या है? तो अब मैं जो आपके सामने नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच है, वहां पे ना यार मैं इनकी सबकी डिटेलिंग दे दूंगा, तुम याद कर लेना, तुम लोग बस उसको याद कर लेना, ठीक है? और याद कर लेंगे तो उसके बाद खटाखट सवाल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यार सवालों के साथ। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर ना याद कर लो इसको, ताकि मैं क्वेश्चंस के साथ आगे शुरू करूं। कर लिया? बढ़ाएं डिस्कशन को आगे, चलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ भी समझ में आता जाएगा। सवाल है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है वो थर्ड से सेकंड में जंप करे तो वो फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एमिट करेगा। जब वो फोर्थ से थर्ड में जंप करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा? तो देखिए इसको आप बोलेंगे, जब उसने लैम्डा एमिट किया 1/λ, तो यार वो था कहां से कहां पे जंप कर रहा था, थर्ड टू सेकंड। तो थर्ड टू सेकंड मतलब फाइनली ये 2 है और इनिशियली ये 3 है और ये z² है। वैसे तो हाइड्रोजन के लिए दिया गया है तो z की वैल्यू 1 होगी, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सवाल में फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? नेक्स्ट टाइम ये जो 1/λ' है, ये 1 फाइनली आप 3 पे आ रहे हो और आ कहां से रहे हो, 4 से आ रहे हो। 4 से आ रहे हो तो इनिशियल वाला पहले लास्ट में होगा और फाइनल वाला पहले लिखते हैं, है ना? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए वैसे तो z की वैल्यू 1 है, पर अभी मैंने आपसे कहा था कि फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये z² कैंसिल आउट हो जाएगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लैम्डा डैश, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लैम्डा डैश न्यूमरेटर में होगा। यू गॉट लैम्डा डैश बाय लैम्डा। सी अगर कुछ ओरली करने की कोशिश करें तो ये 1/4 माइनस 1/9 है। 1/4 माइनस 1/9 करेंगे तो एलसीएम लेके आएगा 9 - 4, 9 - 4 5/4 × 9, ठीक है जी। एंड इन द डिनोमिनेटर ये आ गया 1/9 माइनस 1/16। एलसीएम लेंगे तो 16 - 9, 16 - 9 7,
बाय 9 इंटू 16। जरा गौर से देखिए, ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 16 को 4 टाइम्स पे काटेगा, 4 टाइम्स पे काटेगा, तो लैम्डा डैश जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 विल बिकम न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में आएगा जहां पे 5 ऑलरेडी मौजूद है, 5 इंटू 4 या 20 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अवेलेबल 7 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ गया, नया वाला जो वेवलेंथ है वो 20 लैम्डा बाय 7 आया है, नया वाला वेवलेंथ जो है वो 20 लैम्डा बाय 7, यानी ऑप्शन डी जो है यार वो बिल्कुल करेक्ट है। सही है, देख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो यार, फिर बढ़ाएंगे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडा क्लियर हो रहा है ना, प्रैक्टिस से अभी खटाखट टिप्स पे आ जाएंगी चीजें, इजी बहुत यार। मॉडर्न फिजिक्स के सवाल ना बहुत इजी होते हैं, चाहे डुअल नेचर बोलो, एटम्स बोलो, फ्री के मार्क्स। लेक्चर देखना बड़े प्यार से, कुछ सवालों की शीट मिलेगी, टेस्ट रूपी शीट्स मिलेंगी, उनको बहुत अच्छे से कर लेना, फिट है बॉस, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। हाइड्रोजन एटम जो है ग्राउंड स्टेट में, वो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इससे एक्साइट हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए कितनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालना चाहूंगा कि यार ये जो एनर्जी है ना ईएम वेव की, एनर्जी ऑफ वेव, जो आप एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, ये कितनी है, ये एनर्जी आप इंसिडेंट कर रहे हैं, ये जो निकल कर आ रहा है ये लैम्डा दिया हुआ है आपको, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 12375 बाय 975 ऐसा करके यार ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 12400 बाय 975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया यार, फॉर्मूला मैंने लगाया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब आती है जब डिनोमिनेटर में लैम्डा यहां पे एंगस्ट्रॉम में डाला गया हो, एंगस्ट्रॉम में डाला गया हो, ठीक है जी। तो देख लेंगे कितना आ रहा है, चलो कैलकुलेट बाद में करते हैं। फिर क्या करना है आपको, मैं प्रोसेस समझा देता हूं, बाकी आप आंसर चेक कर सकते हैं अपना। एन फाइनल जो होगा, ई फाइनल जिसे आप -13.6 बाय एन फाइनल का स्क्वायर बोलेंगे, ये निकल कर आएगा -13.6 प्लस ई इंसिडेंट, ठीक है। जो आपने यहां से निकाला है कैलकुलेट करके उसे यहां डालेंगे, कैलकुलेशन तुम्हारा डिपार्टमेंट, सॉल्व करना है इसको। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से एन फाइनल कुछ निकल कर आएगा, और जो फाइनली आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो यार ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है ग्राउंड स्टेट तक n इंटू n माइनस 1/2, यानी n फाइनल इंटू n फाइनल माइनस 1/2। आई रिपीट, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला निकालना है एनर्जी इंसिडेंट, कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लेगी, इसीलिए मैं कुछ और सिखाना प्रेफर करूंगा, तुम कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा खटाक से। एनर्जी इंसिडेंट निकालेंगे पहले स्टेप में, ठीक। पहले स्टेप में जो एनर्जी इंसिडेंट निकाली डिवाइड करके, -13.6 आप ग्राउंड स्टेट पे थे, देखिए, इसलिए -13.6 में आपने वो एनर्जी जो इंसिडेंट की वो जोड़ी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके आप पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में। वो एक्साइटेड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है वो आप निकाल लेंगे सेकंड स्टेप से, और अगर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया तो थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो एमिशन के दौरान किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट तक मिलती है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। 4 ऑप्शन में फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, याद रखना, ले लो स्क्रीनशॉट, निकाल लेना आंसर। चले आगे, अगला सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ये यार मेरा पर्सनल फेवरेट है, माय फेवरेट क्वेश्चन। तुम सवाल को पढ़ने की कोशिश करो। सवाल ये है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रेस्ट पे है, एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रेस्ट पे है, एच एटम, ये रेस्ट पर है, ये क्या कर रहा है, ये एक फोटोन एमिट कर रहा है, तो एज इफ जैसे एक बॉम्ब हो वो एक्सप्लोड कर रहा है। तो हमें पता है जब भी बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है कुछ टुकड़े अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कुछ राइट की तरफ जाएंगे, कुछ आगे जाएंगे तो कुछ पीछे जाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई इनिशियल मोमेंटम है 0, फाइनली भी मोमेंटम होना चाहिए 0, अगर कुछ का पॉजिटिव होगा तो कुछ का नेचुरली नेगेटिव होगा। तो आप ये बोलेंगे कि यहां पर जो रिमेनिंग एटम है, अगर हमारा फोटोन आगे चलना शुरू हो जाए कुछ p1 मोमेंटम वेक्टर से, तो हमारा जो बचा हुआ हाइड्रोजन एटम है वो पीछे चलना शुरू हो जाएगा कुछ p2 मोमेंटम वेक्टर से। और मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि हियर जो हमारा p1 मोमेंटम वेक्टर प्लस p2 मोमेंटम वेक्टर है, कंबाइंड फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता बस।
और इनिशियल मोमेंटम तो है 0 क्योंकि इनिशियली हमारा एटम था रेस्ट पे। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। भाई दो चीजों को जोड़ करके आंसर 0 निकाल रहे हो तो वो दो चीजें इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो यहां पे P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड P1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। P2 है एटम, एक पार्टिकल का मोमेंटम, कैसे लिखते हैं mv। और P1 है फोटोन, फोटोन का मोमेंटम। कहानी समझ में आ रही है? हुआ क्या यहां हुआ, देखो मैं क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ देता हूं। आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप अपनी कहानी पे चले जा रहे हैं आगे, मगर क्वेश्चन क्या है इस बारे में बात तो करें। तो देखिए चक्कर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम्स से 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पर आया, उसने एक फोटोन एमिट किया। भाई बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। इस फोटोन ने कुछ मोमेंटम आगे की डायरेक्शन में कैरी किया तो बचा कुछ एटम पीछे की डायरेक्शन में चलेगा। कितनी वेलोसिटी से चलेगा? रिकॉइल वेलोसिटी। देखिए द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम्स आपसे पूछी गई है। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा मोटो क्या है, मैं वी निकालना चाहता हूं। P1 क्या है असल में? दैट मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखने का तरीका मैंने आपको डुअल नेचर में भी सिखाया है। वो h बाय लैम्डा करके निकलता है, E बाय सी, और बेसिकली h बाय लैम्डा, और बेसिकली h 1 बाय लैम्डा को, 1 बाय लैम्डा को आप रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय 1 स्क्वायर क्योंकि आप ग्राउंड में आ रहे, माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर क्योंकि आप 5th लेवल से आ रहे हैं, इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या है? 1। तो देखिए v कितना निकल कर आ गया आपके पास? ये निकल कर आया 1 माइनस 1 बाय 25, 1 माइनस 1 बाय 25, एलसीएम लेंगे तो 24 बाय 25 आएगा। तो ये आया 24 HR बाय 25, और m आप नीचे ले गए 24 HR बाय 25 m। z की वैल्यू क्या है हाइड्रोजन के लिए? 1। 24 HR बाय 25 m। तो 24 HR बाय 25 m आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब आपके सामने निकल कर आ गया है। कहानी समझ में आई? इसको याद रखना, रिमेंबर इट, इसको याद रखना। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, यानी कि ये काफी ज्यादा जरूरी है। सही है? ठीक है ना? चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ मिनट, रिव्यू, अंडरस्टैंड। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल क्या है? The transition from the state n equal to 3 to n equal to 1 in a hydrogen like atom results in UV radiation। 3 से 1 का ट्रांजिशन यार यूवी में मिलता है। आपसे पूछा गया इंफ्रारेड कहां पे मिलेगा, तो थोड़ा सा बिना कैलकुलेशन के लॉजिक बेस्ड बात कर लें। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, और आपसे कहा गया है कि यूवी मिल रहा है आपको 3 से 1 में। 3 से 1 में लाइमन है, आपको मिला यूवी, वैसे भी लाइमन है यार, ठीक है ना, यूवी मिला। तो यार अगर लाइमन के साथ ही स्टिक रहे तो अगर 2 पे आते तो बाल्मर मिलता, 2 पे आते बाल्मर मिलता। तो अगर आप कहीं से भी 2 पे आओगे तो बाल्मर मिलेगा, और अगर बाल्मर मिलेगा तो यार वो विजिबल में होता है, लेकिन अगर आपको इंफ्रारेड चाहिए तो आप पास्शन ब्रैकेट या फंड पे आ सकते हैं। यानी 4 से 3 पे अगर आप आओगे, कहीं से भी 3 पे आएंगे तो पास्शन होगा, और पास्शन जो है वो इंफ्रारेड को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो देखिए 4 से 3 पे आने पे आपको क्या मिल सकता है? पास्शन मिल सकता है, इंफ्रारेड को कॉरेस्पॉन्ड करता है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, बिना कुछ किए ही कहानी समझ में आ गई है ना। कोई फॉर्मूला नहीं, लग रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है, देखते के साथ ही जवाब आ गया। टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी चले आगे। चलिए अगला सवाल क्या है? एनर्जी लेवल्स ए बी सी ऑफ अ सर्टेन एटम कॉरेस्पॉन्ड टू द वैल्यूज ऑफ एनर्जी ई ए, ई बी, ई सी। यार ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहां से पैरेलल रेसिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा कि λ1 λ2 बाय λ1 प्लस λ2। अभी हमने देखा भी था कि एनर्जी जो है 3, वो एनर्जी 1 प्लस एनर्जी 2। मैं डायग्राम वगैरह ऑलरेडी बता चुका हूं टीचिंग के दौरान ही, नोट पॉइंट्स में अभी। तो इसे आप hc बाय λ3 लिख के hc बाय λ1 प्लस hc बाय λ2 कर सकते हैं। hc कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पैरेलल रेसिस्टेंस फार्मूला 1 बाय λ3 इक्वल्स टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2। यानी कि आप कह पाएंगे λ3 विल बी इक्वल टू λ1 λ2 बाय λ1 प्लस λ2। सही है? बात समझ में आ गई? क्लियर है ना मामला, है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे।
अगला सवाल क्या है, आपसे पूछा गया है द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन के बारे में बात की गई है। लाइन नंबर 5 अराइजेस फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम B to X। तो B to X इज लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5, ओके, B to X लाइन नंबर 5। Which of the following spectral lines will not occur in the absorption spectrum? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से नहीं मिलेंगे यार? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की खास बात पता है क्या होती है? एमिशन स्पेक्ट्रम में तो कहीं से भी कहीं पे चले जाओ, कहीं से भी कहीं पे चले जाओ, टपक जाओ, किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पर टपक जाइए। लेकिन एब्जॉर्प्शन की शुरुआत हमेशा ग्राउंड स्टेट से होती है। ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। एब्जॉर्प्शन की शुरुआत हमेशा ही ग्राउंड स्टेट से होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लाइमन जो कि कहीं से भी ग्राउंड स्टेट पे आता है वो एब्जॉर्प्शन में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की शुरुआत ग्राउंड स्टेट से हो सकती है और लाइमन का अंत भी ग्राउंड स्टेट पे होता है। तो इसलिए लाइमन एक ऐसी कॉमन चीज है जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बाल्मर पे आप दो तक आते हैं, n=2 तक आते हैं, लेकिन n=2 से आप एब्जॉर्ब करके वापस नहीं जा सकते, इसीलिए बाल्मर एब्जॉर्प्शन पे अवेलेबल नहीं होता। अब जरा ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो अकर करेंगे, जो सर ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग है? कौन कौन से ऐसे हैं जो अकर नहीं करेंगे, जो बीच से शुरू कर रहे हैं? तो 4, 5 और 6 बीच से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? 4, 5 और 6 बीच से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए वो अकर नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा गया कौन से अकर नहीं करेंगे? 4, 5 और 6 अकर नहीं करेंगे, एंड 1, 2, 3 और 3, 2, 1 विल अकर। 1, 2, 3 और 3, 2, 1 विल अकर, ये अकर करेंगे, ठीक है जी। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। 1, 2, 3 क्योंकि ग्राउंड स्टेट तक अंत हो रहे हैं एमिशन में, एब्जॉर्प्शन की शुरुआत हमेशा ही ग्राउंड से होती है, तो जो भी ग्राउंड तक आएगा वो वापस ग्राउंड से जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड तक आया ही नहीं वो वापस मुड़ के जाएगा ही नहीं, ठीक है? ओके ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं अपने आखिरी डिस्कशन की, दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑन Z एंड N। Z और N पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी क्या है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ क्वांटिटीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से लिखना शुरू करता हूं। देखिए, जो बॉहर रेडियस होता है यार, वो होता है 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसकी डिपेंडेंसी कैसे वेरी कर रही है, है ना, Z और N के साथ। V जो होता है वो होता है 2.18, जिसे अप्रोक्सीमेटली 2.2 10⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड आपने लिया है। फिर आपने बात की टोटल एनर्जी की। जब आपने बात की टोटल एनर्जी की, -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा करने पर आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली यार। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसी का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑफ 13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो -27.2 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पॉजिटिव ऑफ 13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -27.2 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सही है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो हमने बात की टाइम पीरियड की, आपको याद होगा टाइम पीरियड की हमने बात की थी। वो बात क्या थी? टाइम पीरियड जो होता है 2πr/v। सही तरीके से डिपेंडेंसी ऐसे निकाली जाती है, 2πr/v। ये जो r है यार, ये n²/z पे डिपेंड करेगा, और v जो है यार वो Z/n पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z², ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें अगले की, फ्रीक्वेंसी, जो हमने कहा कि यार वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी है, तो आपने कहा 6.57 × 10⁻15, बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन होती है, Z²/n³, और ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड होगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और आरपीएस, और इसी को आप सीपीएस भी बोलते हो, साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। करंट यार, अगर इलेक्ट्रॉन है और वो गोल गोल चक्कर काट रहा है तो वो करंट भी दे।
करंट आई जो होता है उसे आप dq बाई dt या q बाई टी बोलेंगे। अगर आप उसे q बाई टी बोलेंगे, q बाई टी बोलेंगे, यानी कि आप इसे ये भी बोल सकते हो E इंटू एफ, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और 1/t को आप f बोलोगे। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कांस्टेंट है भाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, और इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब होगा। देखिए I की भी प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, I की भी प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। क्या बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर काटेगा तो वो करंट भी देगा, उस करंट की प्रोपोर्शनैलिटी बताओ। अगर सर्कुलर पाथ में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी बताओ। और आखिरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, उसकी भी प्रोपोर्शनैलिटी बताइए। तो देखिए अगला पार्ट, हमसे कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर इस आई के बारे में बात करें तो देखिए ये जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब पे डिपेंड करता है। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एक कांस्टेंट है, 2 एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और r जो रेडियस है वो n स्क्वायर बाय z पे निर्भर करता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ गई भाई, ये आ गया z क्यूब बाय n टू द पावर 5। क्या आ गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर z विल गो इनटू द न्यूमरेटर, ये आ गया z क्यूब बाय n टू द पावर 5। समझ पा रहे हैं आप कि करना क्या है ना भाई, इलेक्ट्रॉन घूमा तो करंट बना, करंट बना तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, इसको लिखा जा सकता है n नंबर ऑफ टर्न्स, I एरिया को लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर पाथ है ना। तो करंट के बारे में अगर बात करें तो देखिए अभी आपने देखा था z स्क्वायर बाय n क्यूब, n नंबर ऑफ टर्न्स है, कांस्टेंट है, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, r होता है n स्क्वायर बाय z, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर आ रहा है यार, इस पूरे का भी स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए z स्क्वायर ने z स्क्वायर को काटा, n की पावर 4 न्यूमरेटर में, n की पावर 3 डिनोमिनेटर में। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट का है वेरिएशन, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M का है वेरिएशन, वो केवल और केवल n की सिंगल पावर पे निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ z आ रहा है। दोनों z तो कैंसिल आउट हो गए ना यार, सभी एटम्स के लिए सेम रहेगा, केवल ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा, केवल ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ z निकल कर आ। बात समझ में आई है ना। तो इसी के साथ होता है हमारे एटम्स के टॉपिक का समापन। जितना पढ़ा दिया गया है, जितने सवाल करा दिए गए हैं, इससे बाहर इससे बढ़कर कुछ नहीं पूछे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और पैकअप करो।